गुड इवनिंग। हम लोग रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से पहले का पूरा कर चुके थे। हमारा सिर्फ एक ये टॉपिक रह गया था, तो अभी पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, अभी इसमें क्या पढ़ना है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सीमेन इज रिलीज फ्रॉम द पेनिस इनटू द वेजाइना एंड इंसेमिनेशन द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू द यूट्रस। कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है, कॉपुलेशन मतलब कोइटस के टाइम पे क्या होता है कि जो सीमेन है वो रिलीज़ होता है पेनिस से और उसके बाद में वो इंसर्ट होता है वेजाइना में। उस पूरे प्रोसेस उसमें जो मोटाइल स्पर्म होता है वो जाता है सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक और फिर पहुंचता है एम्प्यूलरी रीजन में फेलोपियन ट्यूब के, और वहीं पर ओवम भी आता है। ओवम भी जो एग रिलीज़ होता है मतलब ओवम वो भी बन के वहीं आएगा ओवरी से, तो पूरा एम्प्यूलरी रीजन में वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। और ये दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पहले मतलब पहले ओवम रिलीज हो चुका है बाद में सीमन पहुंच रहा है, या फिर पहले स्पर्म पहुंच चुका है और ओवम रिलीज ही नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसमें लिखा भी है फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन। और सिर्फ यही रीज़न है कि जितने भी, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी पॉपुलेशन होते हैं सब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और सब में प्रेगनेंसी होती हो। उसका रीज़न ये है कि दोनों एक टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब जो स्पर्म का और ओवम का जो फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडिया लेयर। जो स्पर्म है वो सबसे पहले जोना पेलुसिडिया लेयर पे आता है और उसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं उसकी मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से बाकी की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, सिर्फ एक ही आएगा एक टाइम पे। द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो सीक्रेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसकी हेल्प से जो स्पर्म होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम तक पहुंच के जोना पेलुसिडिया लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। देखो ये ओवम है और जो जिसके आसपास बहुत सारे स्पर्म्स पहुंचे हुए हैं। अब इसमें से सिर्फ एक की ही एंट्री होती है। एक जो होता है ये जोना पेलुसिडिया लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। बाकी जो है इनमें इसके बाद इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चेंजेस आते हैं तो उसके बाद ये बाकी की जो एंट्री होती है वो रोक देता है और ओवम और किसी को अलाउ नहीं करता। अब इसमें ये वाली जो फर्स्ट लेयर है ये है जोना पेलुसिडिया की लेयर। ये है पेरीवेटरलाइन स्पेस, ये जो बीच का स्पेस होता है ये जो इसमें दिखाया है, और ये है सेल ऑफ क्रोना रेडिएटा। एक इनकी लेबलिंग याद रहनी चाहिए। और इससे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन किस एरिया में होता है, किस रीजन में होगा, तो वो है एम्प्यूलरी रीजन। दूसरा आता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के ही टाइम पे रिलीज होते हैं, या कौन से हैं जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, जो रिलीज तो हो ही रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं उसके अलावा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन टॉपिक से। अब इनमें क्या होगा कि जो स्पर्म था वो जोना पेलुसिडिया लेयर के अंदर चला गया है। अब इसके बाद में ओवम, और उससे क्या होगा कि इसमें सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन होगा और सेकेंडरी ओसाइट्स बनेंगे। जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो वो अनइक्वल होगा, और उससे क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। सेकेंड पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के ही टाइम पे बनती है। तो उससे क्या होगा कि हेप्लॉइड ओवम है और ये जो द हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, और उसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये हम लोगों को पता ही है, ये जो इस पैराग्राफ में लिखा है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, ये हम में से मैक्सिमम लोगों को पता है। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाता है। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर जैसे मेल में एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में एक्स और एक्स होता है, तो फीमेल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके में से तो एक्स ही आएगा ओवम में, हेप्लॉइड जो आएगा। और जो मेल है उसमें अगर एक्स आया तो एक्स और एक्स अगर बना तो फीमेल, अगर एक्स और वाई बना तो मेल। तो ये लिखा हुआ है बस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं।
लास्ट में लिखा हुआ है सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, क्योंकि मदर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, उनके पास तो एक्स और एक्स है, तो उनके में से तो एक्स ही आना है। फादर में एक्स और वाई दोनों है, तो उनमें से कोई अगर एक्स आया तो एक्स और एक्स मिलके फीमेल बेबी होगा, अगर एक वाई आया तो एक्स और वाई मिलके मेल होगा। तो उसमें ये डिपेंड करता है फादर पे, नॉट ऑन मदर। अब आगे क्या होगा, जो अब होगा माइटोटिक डिवीजन होगा, जैसे जो जाइगोट है वो मूव करेगा इस्थमस की तरफ ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड अ क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म अ 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स कॉल्ड अ ब्लास्टोमर्स। अब देखो ये फिगर 3.11 है, इसमें क्या हो रहा है कि ये ओवम है, ये मिड साइकिल पे ये रिलीज़ होते हैं। मिड साइकिल पे जब ये रिलीज़ होते हैं और यहाँ पर अगर उस टाइम पे स्पर्म पहुँच गया तो इस जगह पर पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो उसके बाद में जो जाइगोट में आगे डिफरेंशिएशन होगा वो उसके ये स्टेजेस है, सबसे पहले ABCDEFGH। अब हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे ये जाइगोट सबसे पहले क्या हुआ, ये पहले ओवम रिलीज हुआ, स्पर्म आया। अब इसके बाद में यहाँ से जब ये अंदर आ गया स्पर्म एक में, फिर ये आगे डिवाइड होगा 2 में, फिर 2 से 4 में, और फिर 4 से 8 में, और 8 से 16 में। इतने डॉटर सेल्स बन जाएंगे इसमें। इन सबको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। ब्लास्टोमर्स जो होते हैं, जो ये एम्ब्रियो है, मतलब जब 6 to 8 ब्लास्टोमर्स बन जाएंगे उस स्टेज को हम कहते हैं मॉर्यूलर स्टेज। जब 6 to 8 बन जाते हैं, मतलब कम से कम 6 या फिर उससे कम से कम 8 या फिर उससे ज़्यादा 16 तक जब ये बन जाते हैं, तो मॉर्यूलर कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ये जो मॉर्यूला होता है ये डिवाइड करता रहता है और ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है एंड मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में पहुंच जाते हैं। अब ये यूट्रस में पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, द ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर। जो ब्लास्टोमर्स जो होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के, उनकी एक आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमर्स हैं वो अरेंज होते हैं आउटर लेयर, जिसकी हम उसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और उसकी जो इनर ग्रुप होता है ट्रोफोब्लास्ट के अंदर का, जो अंदर का होता है उनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच टू द एंडोमेट्रियम, बाद में जाके ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, एंड इनर मास सेल गेट डिफरेंशिएटेड एज अ एम्ब्रियो। और जो इनर मास सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द यूट्रिन सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जब अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो यूट्रिन सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड होने शुरू होते हैं और वो कवर कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड दिस कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड टू द प्रेगनेंसी। और फिर उसके बाद में ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं ये एम्बेडेड हो जाते हैं एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इसकी वजह से होती है प्रेगनेंसी। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि इसमें ना पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपेयर हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, मतलब उसमें छोटे छोटे ऐसे, अभी मैं फिगर में दिखाऊंगी। तो उसमें क्या होता है, उनको बोलते हैं क्रॉनिक विला। ये सराउंडेड होती है यूट्रिन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। जो ये क्रॉनिक विलाएं होती है, chronic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a functional and structural unit between the developing embryo, fetus and maternal body is called placenta is called placenta। मतलब ये क्रॉनिक वेले और यूट्रिन टिश्यूज जो होते हैं ये दोनों मिलके बाद में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब फीटस और मैटरनल बॉडी। मतलब फीटस और मैटरनल बॉडी में ये दोनों मिलके क्रॉनिक विलाय और यूट्रिन टिश्यू ये मिलकर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं, जिसको हम पूरे को प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। अब ये प्लेसेंटा काम क्या करता है, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो को, और जो भी उसमें से रिमूव करता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट को। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो से एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है।
और ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये हेल्प करती है विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम टू द एम्ब्रियो। ये मतलब कोई भी चीज़ जो फीटस तक पहुंचेगी उसका काम ये करेगी। मतलब प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हॉर्मोन्स। प्लेसेंटा जो है वो भी एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG जिसे बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल और लैक्टोजन जिसको HPL बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमें पता ही है। अब ये लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन इज कॉल्ड एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं, ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। अब देखो ये PYQ है, ये पहले भी पूछा गया है कि कौन से हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आते हैं। वो आता है HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनते हैं, उसके अलावा वैसे कभी नहीं बनते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे इन सब का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ये सब और ज़्यादा बनने लगते हैं। इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल बॉडी। और इन सब का जो इंक्रीज है इसकी वजह से एक तो इसेंशियल होता है ये फीटल ग्रोथ के लिए, और मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, जिससे कि मेटाबॉलिक चेंजेस जो मदर में आते हैं उसमें, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये सारे के सारे हार्मोन्स का बढ़ना ज़रूरी होता है। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर मास सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं और उसके बाद में वो 3 लेयर्स बनाते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं 3.12। देखो ये है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये है प्लेसेंटल विला है, ये सारे में जो आ रहे हैं। ये है एम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स, ये वाली जो जा रही है ये है एम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल, ये जो है एम्ब्रियो ये इससे जुड़ा हुआ है। ये होती है कैविटी ऑफ यूट्रस सॉरी। ये होता है योग सैक, ये होता है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। ये हमने देखा कि क्या जब इनर मास सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इमीडिएटली इम्प्लांटेशन के बाद वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। डिवाइड होते हैं तो पहले बना लेते हैं एक्टोडम, आउटर लेयर एक्टोडम बन जाती है, इनर लेयर एंडोडम बन जाती है, और बहुत जल्दी उसमें मेसोडम भी बन जाती है। इन दोनों के बीच की जो लेयर होती है, जैसे हमें पता ही है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड 3 लेयर गिव अस ऑल टिश्यू और ऑर्गेन इन एडल्ट्स, और इनकी वजह से ही सारे के सारे ऑर्गेन और टिश्यूज बनते हैं। इनर सेल मास contains certain cells called stem cells which have potency to give rise to the tissue and organs। अब ये जो इनर सेल मास होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इनमें पोटेंसी होती है कि इनसे टिश्यू और ऑर्गन बन सके। अभी हम पढ़ेंगे कि 9th मंथ में डेवलपमेंट कैसे होता है किसी फीटस का, जैसे सबसे पहले क्या बनेगा उसके बाद क्या बनेगा, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, मतलब 1 महीने के बाद सबसे पहले हार्ट बनता है। हार्ट जब बनेगा 1 महीने के बाद बनेगा हार्ट जब बनेगा तो उसको हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, मतलब उसकी उंगलियां बन जाएंगी। बाय द एंड ऑफ द 12 weeks फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ऑफ 12 week क्या होगा कि मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, ज़्यादातर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो बन चुके होंगे, जैसे कि लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटल हो गया। अब जो फर्स्ट मूवमेंट होती है, फर्स्ट मूवमेंट पे आया था पहले क्वेश्चन, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन 5th month। 5th month में उसमें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होने लगती है और जो ऐसे सर पे बाल आने लगते हैं छोटे छोटे। एंड ऑफ अबव 24 weeks, मतलब एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, उसमें क्या होगा कि बॉडी के ऊपर पूरे फाइन हेयर्स आ जाते हैं, जैसे हमारे होते हैं सबके, वो फाइन हेयर्स से पूरी बॉडी कवर हो जाती है। आईलेट जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस बन जाती हैं। एंड ऑफ द 9 month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी टू डिलीवर, और 9 महीने में वो पूरा का पूरा फीटस बन जाता है और रेडी होता है डिलीवरी के लिए। अब आता है पार्चुरेशन और लैक्टेशन।
एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बेबी डिलीवरी होती है। अब इसमें जो ये प्रोसेस होता है डिलीवरी का फीटस का, इसको हम इस पूरे प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब पार्चुरेशन होता क्यों है? इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signal for the parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction. अब जो ये fetus पूरा का पूरा बन चुका है, fully developed है, तो ये क्या करता है, ये बाहर आने के लिए ऐसे इसमें थोड़ी मूवमेंट होती है। तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी वजह से माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है कि जो फुली डेवलप्ड फीटस है उसमें मूवमेंट होती है, वो बाहर की तरफ आने के लिए अपना हेड को पुश करता है। दिस ट्रिगर रिलीज द ऑक्सीटॉक्सिन, और इसकी वजह से ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और फिर उसके बाद में क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन जो रिलीज हो रहा है उसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हो जाएगा। और ये ऐसा बहुत, इससे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं, और उसके बाद में लीड टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। और इससे फिर जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है थ्रू बर्थ कैनाल, जिसको हम जिस पूरे प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जो प्लेसेंटा है, सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, प्लेसेंटा जो है उसको भी वो भी बाहर आ जाता है। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीटस, मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, सॉरी मैंने इसे फीटस पढ़ा था। मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और ये जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लैक्टेशन कहते हैं। मतलब जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन का है इसको हम लैक्टेशन कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल के, जो ब्रेस्ट है वो, उसमें क्या होगा कि मेमरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और लास्ट में प्रेगनेंसी के एंड तक मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, जिस पूरे प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलेंगे। और ये जो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। और ये जो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो मिल्क बनता है इसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी टाइप की एंटीबॉडी बनती है, इसमें IgA बनती है, विच कंटेन अ सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली इसेंशियल डेवलप्ड रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उन्हें बहुत बीमारियों से इनसे बचाए रखती है। ये हमें नॉर्मली 6 महीने तक देना चाहिए। उसके बाद 6 महीने के बाद 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ें भी 6 महीने के बाद शुरू हो जानी चाहिए, जैसे कि बेबी फूड और ये सारी चीज़ें आती हैं बाहर, सेरेलेक आता है और थोड़े बहुत मैश करके फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर ये हम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से कई बार जो बेबी होता है वो मल न्यूट्रिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में दोबारा पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।